हाय एफएफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए यार। आप लोगों का एक सब्सक्राइब ना बहुत मोटिवेट करता है। मैं पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी अपनी वाइफ यानी कि लिंग जियाओ को घर से बाहर निकाल चुका था। लिंग जियाओ उससे बोलती है कि तुम्हें इसके लिए अब रीपे करना होगा। वांग जी बोलता है मैं बिना गलती के पहले ही बहुत ज़्यादा पे कर चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा और कितना पे मुझे करना होगा। अब लिंग जियाओ ज़्यादा कुछ बोल पाती उससे पहले ही विंग उसके सामने आ जाता है और उसे कुछ पेपर्स उसके हाथ में देते हुए बोलता है मैं वियोजियन लांग वांग जी का लॉयर तुम्हें ये नोटिस दे रहा हूँ कोर्ट के एंड से, तो अब तुम्हें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और डायरेक्ट हम लोग कोर्ट में ही मिलेंगे, तो अभी तुम जा सकती हो। ये सुनते ही लिंग जियाओ वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वांग जी और विंग दोनों ही वापस घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही वांग जी अपने बेबी को अपने गोद में उठाता है। काउच पर बैठते हुए उसके आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो वहाँ पे बैठ के सोचने लगता है अगर उसे ज़्यादा देर हो जाती घर आने में तो उसने ऑलमोस्ट अपने बेबी को खो ही दिया था। एक्चुअल में लिंग जियाओ ने वांग जी के बेबी को फिश सूप पिला दिया था। पहले तो उनके फैमिली में कोई भी नॉनवेज नहीं लेता था और सेकंड वांग जी और सुजोई दोनों को ही फिश से एलर्जी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी रेड हो चुकी थी, उसे पेन भी हो रहा था और अगर कुछ ज़्यादा ही देर हो जाती तो सफोकेटेड होते होते उसकी डेथ भी हो सकती थी। अब विंग वांग जी को समझाने लगता है और उससे बोलता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रो सकें। 2 दिन के बाद हमें कोर्ट में फर्स्ट हायरिंग के लिए जाना है, तो अब तुम्हें और मुझे कुछ ना कुछ प्रूफ तो इकट्ठा करने ही होंगे ना। सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में बताओ और बाकी का डिस्कशन हम उसके बाद करते हैं। वांग जी ऐसा ही करता है। वांग जी अपना फ़ोन लेता है और अपने ब्रदर को कॉल करता है। दूसरी तरफ विंग भी जैन चेंग को कॉल करता है कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगा, तो किसी भी तरह प्लीज़ वेनिंग को संभाल लेना, और उससे वो बाकी सारी बातें भी बता देता है जो भी वांग जी के साथ हुई थी। अब दोनों ही अपनी अपनी कॉल कट करके आ जाते हैं वापस से लिविंग रूम में। विंग वांग जी से अब बोलता है कि तुम मुझे सारी स्टोरी बताओ ताकि मैं इस केस को अच्छे से जान सकूं। वांग जी उसे पूरी की पूरी सिचुएशन बता देता है और जहाँ तक विंग को लग रहा था उनके पास अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं थे जो कि वो लिंग जियाओ के अगेंस्ट यूज़ कर सकते थे। विंग की नज़र अचानक उनके आगे रखे हुए उस टेबल पे जाती है। वहाँ पे अभी अभी जो लोग डॉक्टर के पास से सुजोई की रिपोर्ट्स लेके आए थे वो थी। विंग फिर से वांग जी से पूछता है क्या इससे पहले की भी कोई रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा हुआ हो कि सुजोई को फिर से एलर्जी है। तो वांग जी बोलता है हाँ, जब वो 7 मंथ्स का था तब बाय मिस्टेकली हम लोग उसे फिश खिला चुके थे, फिश सूप खिला चुके थे। उस टाइम पे भी इसके साथ ऐसा ही हुआ था और तब से हम लोग इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि उसके कोई भी नॉनवेज चीज़ें ना खिलाई जाएं। अब विंग उन दोनों पेपर्स को लेके अपने बैग में रख लेता है। अब विंग वांग जी से पूछता है कि सरोगेसी कंसीव करने से पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं और सरोगेसी कंफर्म होने के लिए भी कुछ रिपोर्ट्स दिए जाते हैं, वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं। वांग जी से बोलता है कि वो रिपोर्ट पहले ही लिंग जियाओ डिस्ट्रॉय कर चुकी है, लेकिन उसे याद आता है कि इन सब की एक एक कॉपीज हॉस्पिटल में भी होती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं नेक्स्ट डे और वहाँ से बड़ी मुश्किलों से डॉक्टर से वो रिपोर्ट मांग लेते हैं। अब उनके पास बस ये 2 ही चीज़ें थी जो कि वो कोर्ट में सबमिट कर सकते थे लिंग जियाओ के अगेंस्ट। नेक्स्ट डे उनकी फर्स्ट हायरिंग थी, वो लोग कोर्ट गए हुए थे। अब जैसे ही वो लोग कोर्ट पहुंचते हैं वांग जी की नज़र उसकी वाइफ और उसके लॉयर पे जाती है। उसके लॉयर को देखते ही वांग जी की आंखें जैसे खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसका लॉयर कोई और नहीं सूसे था। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद सभी लोग कोर्ट रूम के अंदर आ जाते हैं। अब सूसे के एंड से प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जिसकी वजह से वो कोर्ट को ये प्रूव कर सके कि उसकी जो क्लाइंट है लिंग जियाओ वो डिवोर्स नहीं चाहती, उसे इस डिवोर्स के लिए फोर्स किया जा रहा है। सेकंड साइड
अब विंग बोलना स्टार्ट करता है। वो कोर्ट से परमिशन लेता है, कोर्ट उसे परमिशन दे देती है और वो बोलना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो उन सरोगेसी के दौरान जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो कोर्ट में सबमिट करता है, ताकि वो प्रूव कर सके कि उसका क्लाइंट और उसकी क्लाइंट की वाइफ के बीच कभी भी फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं हुए, और अगर ये फिज़िकली कॉन्टेक्टेड नहीं थे तो ये हैप्पीली मैरिड कैसे हो सकते हैं। इस बात पे सूसे उसको कट ऑफ करते हुए दोबारा से परमिशन लेता है कोर्ट की कि वो आगे को प्रोसेस करे, और कोर्ट उसे परमिशन दे देती है। अब सूसे बोलता है ज़रूरी नहीं कि अगर सरोगेसी के थ्रू मेरी क्लाइंट मदर बनी है तो इससे ये तो प्रूव नहीं होता ना कि इन दोनों के बीच में कभी कोई रिलेशनशिप ही नहीं था। विंग फिर से सूसे को कट ऑफ करते हुए बोलता है अगर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ही था तो उसे सरोगेसी मदर बनने की क्या ज़रूरत थी। तो सूसे बोलता है शायद आपकी क्लाइंट में कुछ कमी हो सकती है जिसकी वजह से मेरी क्लाइंट को सरोगेसी के थ्रू मदर बनना पड़ा। इस बात पर विंग को हंसी आने लगती है। वो बोलता है क्या आपने लॉयर की पढ़ाई अच्छे से की है, क्या आपको रिपोर्ट चेक करना आता है। तो सूसे उसे एक वियर्ड सा लुक देके बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर विंग फिर से बोलता है क्योंकि रिपोर्ट्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि स्पर्म डोनर लांग वांगजी ही है, तो इसका मतलब इस क्लियर है कि मेरे क्लाइंट में कभी कोई भी कमी नहीं रही है। तो सूसे अब कोर्ट को रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने लगता है। वो बोलता है शायद तुम्हारे क्लाइंट में कोई कमी हो या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जिसकी वजह से वो फिजिकली किसी के साथ कांटेक्ट नहीं बना सकते थे। इस बात पे विंग को अब गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कोर्ट रूम में था इसलिए वो गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। कोर्ट को भी सूसे की ये बात काफ़ी हद तक सही लग रही थी, तो कोर्ट डिसाइड करती है कि वांगजी और उसकी वाइफ दोनों का ही मेडिकल चेकअप होगा, और वो भी खुद जो भी डॉक्टर्स कोर्ट के एंड से प्रिफर की जाएगी उसी डॉक्टर से। इस बात पे दोनों साइड के प्रोसिक्यूटर्स एग्री करते हैं। प्रोसिक्यूटर मीन्स लॉयर, ओके। तो दोनों ही साइड के लॉयर्स अभी एग्री कर देते हैं। अब इस बात पे आज की कोर्ट यहीं पे बंद हो जाती है। अब उन दोनों को ही एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है। एक हफ्ते के बाद सेकंड हायरिंग होने वाली थी। विंग वांगजी को लगता है शायद उन दोनों के लिए ये अच्छा मौका है जब वो और भी ज़्यादा प्रूफ्स लिंग जाओ के अगेंस्ट इकट्ठा कर सके। लिंग जाओ श्योर थी कि उन्हें इससे ज़्यादा कोई भी प्रूफ नहीं मिलने वाला है, तो वो इससे ज़्यादा टेंशन में नहीं आ रही थी। अब ऑलमोस्ट 4 दिन निकल चुके थे। विंग के पास मेल आ चुका था वांगजी के मेडिकल चेकअप का और उनकी वाइफ यानी कि लिंग जाओ के भी मेडिकल चेकअप का। उन रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल था, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं थी। लेकिन इस बीच उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो लिंग जाओ के अगेंस्ट कुछ तो पता कर सके, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन विंग को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो लिंग जाओ को पहले से कहीं ना कहीं जानता है। वो वांगजी से ये बात शेयर करता है तो वांगजी बोलता है कि शायद तुम उसे जानते हो, क्योंकि जब मैंने उससे बात की थी कि तुम मुझसे किसी चीज़ का बदला ले रही हो तो उसने डायरेक्टली तुमसे बोला था कि शायद तुमसे ले रही है। अब विंग को शक होने लगता है। वो लिंग जाओ के बैकग्राउंड को चेक करने लगता है। लिंग जाओ का बैकग्राउंड चेक करते करते उसे सब कुछ पता चल जाता है कि लिंग जाओ कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। 4 दिन में वो बस लिंग जाओ के बारे में पता ही कर पाया था। अब 5वें दिन विंग अपने घर पे बैठा हुआ था। उसकी नज़र अचानक अपने लैपटॉप पे जाती है, जहाँ पे उसने लास्ट टाइम उसको ब्रेक किया था वो वहीं के वहीं पड़ा हुआ था, और उसको याद आते हैं वो क्लिप्स जो कि उसने देखे थे उस लैपटॉप में। और वो सोचने लगता है क्या मैं सच में इतना पागल हूँ, मैं इन क्लिप्स को भी तो यूज़ कर सकता था उसके अगेंस्ट। वो डायरेक्टली अपने लैपटॉप के पास जाता है, उसे देखता है तो उसका जो पेन ड्राइव था वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो वहाँ पे जेनचेंग को बुलाता है और उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो इस पेन ड्राइव के अंदर के डेटा को रिस्टोर करे। जेनचेंग भी ये मान जाता है। जेनचेंग उसको अपने एक फ्रेंड को देता है जो कि डाटा रिस्टोर करता था। अब विंग वांगजी के घर जाता है। वांगजी फुल्ली अपसेट था क्योंकि उसे पता नहीं क्यों एक डर सा लग रहा था कि कहीं उसकी बेबी को उससे छीन ना लिया जाए। विंग उसके इस डर को समझ रहा था। वो चाहता था कि वो थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करे, तो वो सुजोई को उनके ब्रदर के घर रखाता है
और वांग जी को अपने साथ कहीं बाहर लेके चलता है। आज विंग अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने वाला था, क्योंकि वांग जी ड्रंक हो चुका था और ड्रंक वांग जी को संभालना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किल से वो उसे घर लेके आता है और उसके बेड में सुला देता है। अब विंग भी थक चुका था, वो उसी के साथ बेड में बैठ जाता है। बेड में जैसे वो बैठता है तो उसे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो वो इस रूम में ढूंढ ही सकता है। वो पूरी रूम को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो सोचता है कि क्यों कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहा है हमें। क्या सच में लिंग जाओ इतनी चालाक थी कि उसने सारे के सारे सबूतों को मिटा दिया है? वो फिर से ढूंढना स्टार्ट कर देता है, टेबल्स के नीचे, चेयर्स के नीचे, बेड के नीचे, सब जगह। उसे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वो जैसे ही बेड के नीचे झुकता है तो उसे बेड का एक कॉर्नर थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है। वो उस कॉर्नर पे जाता है, अपना हाथ लगाता है तो उसे कुछ कागज़ सा महसूस होता है। वो उस कागज़ को अपने नेल्स के हेल्प से निकालता है बाहर और वो देखता है कि किस तरीके से लिंग जाओ ने उन पेपर्स को बेड पे चिपका के रखा था। लिंग जाओ ने उन पेपर को टेप के हेल्प से पूरी तरीके से बेड में चिपका के रखा था और उनको सेम वैसा ही पेंट करके रखा था जैसे कि बेड का पेंट था। अब विंग इन सब को देखते हुए हंसने लगता है और सोचने लगता है कि सीधे साधे इंसान को बस वही लड़की मिलनी थी इस पूरी दुनिया में। फिर उसे याद आता है कि वो क्यों उसकी लाइफ में आई थी। अब इसी तरह 2 दिन और निकल जाते हैं और उनकी सेकंड हायरिंग का दिन था। विंग जेनचेंग को कांटेक्ट करता है तो जेनचेंग उससे बोलता है कि काम हो रहा है, जैसे ही सारा डाटा रिस्टोर हो जाएगा वो डायरेक्टली कोर्ट पहुंच जाएगा। अब विंग श्योर हो चुका था कि आज इस केस का आखिरी दिन होके रहेगा। दूसरी तरफ लिंग जाओ नहीं जानती थी कि विंग ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को खोज दिया है। कोर्ट का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। कोर्ट के पास पहले ही उन दोनों के मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट्स पहुंच चुकी थी, जिसमें कि साफ साफ नज़र आ रहा था कि उन दोनों की ही बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। वो आसानी से इंटीमेट हो सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सरोगेसी के थ्रू ही पेरेंट्स बनना सही समझा और आधी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो चुकी थी। फिर विंग उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को कोर्ट में सबमिट कर देता है, जिसकी वजह से आधी से ज़्यादा चीज़ें अब और भी ज़्यादा क्लियर हो चुकी थी। लेकिन अभी भी लिंग जाओ के पास पूरा राइट था कि वो सुजोई पे क्लेम कर सकती थी और उसे अपने पास रख सकती थी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे बना हुआ था, क्योंकि वो भी मदर थी तो वो भी आसानी से उसको अपने पास रखने का वांग जी से ज़्यादा हक रखती थी, भले ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर में कुछ भी लिखा हो। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बेबी के होने से पहले का था और वो आसानी से कह सकती थी कि वो तब नहीं जानती थी कि वो अपने बेबी के साथ कितना अटैच रहेगी। दूसरी तरफ सुजोई, जो कि लंच रेन की गोद में था, वो काफ़ी टाइम से अनकंफर्टेबल था और वो फाइनली अब रोने लग गया था। तभी लिंग जाओ सुजोई के पास जाती है, उसको गोद में लेती है और उसे चुप कराना स्टार्ट कर देती है। लेकिन सुजोई अपनी आंट की तरफ झुकते हुए उसे मामा मामा बोलते हुए उसकी गोद में जाने के लिए फोर्स करने लगा था। तभी जेवोजुन की वाइफ उठती है, उसको लिंग जाओ की गोद में से लेती है। अपने गोद में लेते ही वो उसको चुप कराना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी ही देर में सुजोई चुप हो जाता है। दूसरी तरफ वांग जी समझ चुका था कि ये टाइम सुजोई के खाने का है, तो वो कोर्ट से परमिशन लेता है कि क्या उसे वो फीड करा सकता है। कोर्ट उसे परमिशन दे देती है। वो अपने ही बैग में पहले से ही उसके लिए मिल्क और कुछ कुकीज़ लेके आया था। वो सुजोई को सब कुछ खिलाने के बाद वापस से सुजोई को जेवोजुन की वाइफ को दे देता है और वापस से अपनी प्लेस पे आ जाता है। अब इसी बीच जेनचेंग भी कोर्ट पहुंच चुका था। वो सारा डाटा एक पेन ड्राइव में स्टोर करके लेके आया था और वो उसे विंग को दे देता है। विंग अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करता है। विंग कोर्ट से बोलता है, वैसे तो हमने अभी देख ही लिया है किस तरह बेबी अपनी माँ से कितना अटैच्ड है। वो अपनी माँ से ज़्यादा अपनी आंटी से ज़्यादा अटैच्ड है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को सबूत चाहिए कि वो अपने बेबी को कैसे ट्रीट करती है, तो इन क्लिप्स में वो सारे सबूत हैं, जिससे आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि वो अपने बेबी को तक कैसे ट्रीट करती थी। कोर्ट की एलईडी से उस पेन ड्राइव को कनेक्ट किया जाता है। एक एक करके सारी वीडियोस
सबके सामने प्ले किए जाते हैं। जेवोजुन और लैंचुरन एकदम शॉक्ड रह जाते हैं उन सबको देखने के बाद। भले ही जेवोजुन की वाइफ को उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शायद वो पहले ही समझ चुकी थी कि लिंगजाओ क्या कर रही है। इसीलिए उसने परमिशन ली कि वो दिन के टाइम पे सुजोई के पास रहेगी और नाइट के टाइम पे उसे पूरा विश्वास था कि वांग जी अपने बेबी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। अब सारे सबूत, सारे प्रूफ को देखने के बाद फाइनली टाइम आ जाता है जब कोर्ट को अपना फैसला लेना था, और फाइनली कोर्ट का फैसला वांग जी के हक में ही आता है। वांग जी को उसका बेबी भी मिल जाता है और लिंगजाओ को सज़ा मिलती है 2 साल की, क्योंकि उसने 2 साल तक वांग जी को मेंटली परेशान करके रखा था और यहाँ तक कि उसने अपने बेबी की तक भी जान लेने की कोशिश की थी। फाइनली उन दोनों का डिवोर्स फाइनल हो जाता है और उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। वांग जी अब रिलीफ फील करने लगा था, क्योंकि फाइनली उसका बेबी भी उसके पास था और उससे उसकी वाइफ से भी छुटकारा मिल चुका था। जेवोजुन और जैनचेंग सभी को लेके कोर्ट रूम से बाहर चले आते हैं। अब कोर्ट रूम के अंदर सिर्फ वांग जी और विंग थे। वो दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी वांग जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। विंग को कभी भी ये पसंद नहीं था कि वांग जी की आंखों में आंसू आए। अब विंग डायरेक्टली वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वो उसके पास जाके डायरेक्टली अपने हाथों से उसके चेक्स को पकड़ता है, अपने थंब से उसके आंसू को पोंछता है और फिर अपने लिप्स को वांग जी की लिप्स पे अटैच कर देता है। वो दोनों ही एक दूसरे के टच पे एकदम खोए हुए थे। वांग जी धीरे धीरे अपने लिप्स को मूव करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के किस में इतने खोए हुए थे कि उन दोनों को पता भी नहीं चलता कि कब उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे के इस टच को लगभग 2 साल से मिस कर रहे थे। उन दोनों के लिए 2 साल कैसे गुजरे थे ये उन दोनों को ही पता था। मानो जैसे वर्षों बीत गए थे, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। एक डीप एंड पैसिनेटेड किस के बाद वांग जी और विंग सेपरेट होते हैं। विंग के लिप्स अभी थोड़े से स्वेलन भी थे और रेड भी हो चुके थे। वो दोनों अब एक दूसरे को टाइट हग करते हैं, एक दूसरे की बैक को रब करते हुए एक बार फिर एक दूसरे के शोल्डर पे अपने आंसुओं को गिराने लगते हैं। वो दोनों हग ब्रेक करते हैं और इसी के साथ वो दोनों हाथ पकड़ के कोर्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। एक बार फिर से वांग जी की नज़र उसके अंकल पे जाती है, जो कि अभी भी बिल्कुल खुश नहीं थे, जैसे कि वो चाहते हो कि वांग जी विंग से एकदम दूर हो जाए। लैंचुरन फिर से बोलता है, वांग जी अब हमें घर चलना चाहिए। अब विंग से बर्दाश्त नहीं होता, वो वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसके अंकल से बोलता है, मैंने वांग जी को इस नरक से निकालने के लिए इतने एफर्ट्स इसलिए नहीं लगाए कि वो दोबारा से मुझे छोड़ के चली जाए। आपकी मर्जी, आप हमारे इस डिसीज़न के साथ खुश रहें या ना रहें, लेकिन अब मैं लांजान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो और मैं हमेशा शांत रहेंगे। आपकी मर्जी है, आप हमारी खुशियों में शामिल हो सकते हैं। अगर नहीं होना चाहते तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अब मैं वांग जी को इस तरह से नहीं छोड़ूंगा। लैंचुरन ये सुनने के बाद एकदम शॉक्ड रह जाता है और वो विंग से बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं अपने नेफ्यू से बात कर रहा हूँ, तो तुम बीच में बोलने वाले कोई नहीं होते हो। अब जैसे वांग जी का भी सब्र का बात टूट चुका था, वो भी अपने अंकल से बोलता है कि विंग एकदम सच बोल रहा है। अगर वो चाहे तो हमारी खुशियों में शामिल हो सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं जल्दी ही अपनी और विंग की शादी के लिए कोर्ट में भी अप्लाई करने वाला हूँ। ये सुनते ही लैंचुरन एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो बोलता है, वांग जी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? तुमने एक कैसा डिसीज़न लिया है? वांग जी बोलता है, जिस डिसीज़न से मैं और विंग खुश रह सकते हैं मैं वही डिसीज़न लूँगा, और अब आप मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर सकते। पिछली शादी में आपने मुझे भाई के नाम पे फोर्स किया था, अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनते ही लैंचुरन जैसे एकदम शॉक्ड हो चुका था। उसने बोला, वांग जी तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी बिना हेजिटेट किए सब कुछ बता देता है जो भी लैंचुरन ने उससे बोला था उसकी शादी से पहले। ये सुनते ही लैंचुरन अपने अंकल को बस देखे ही रह जाते हैं। दूसरी तरफ मैडम यू विंग की तरफ बढ़ती है
उसे एक पेपर देती है जो कि उन्होंने वेनिंग के नाम कुछ अपनी कंपनी के शेयर्स किए हुए थे। और उसके बाद वो विंग से कहती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुश रहो, चाहे तुम कहीं भी रहो, किसी के भी साथ रहो, हमें पहले भी इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और आज भी नहीं है। विंग ये बात सुनते ही शॉक्ड हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि जब पहले उसके घर वालों को ये सब कुछ पता चला था तो वो लोग एकदम साइलेंट थे इस मैटर में, उन्होंने कोई भी बात नहीं की थी, तो वो समझ चुका था। अब विंग रिप्लाई करता है, थैंक यू सो मच मैडम यू। मैडम यू बोलती हैं आंटी। विंग फिर एक बार बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आज तक कभी भी मैडम यू ने उसे खुद को आंटी बोलने नहीं दिया था, ये फर्स्ट टाइम था। अब मैडम यू विंग के सर पर अपना हाथ रखती है और वहाँ से जाने लगती है। जैसे वो जाने ही वाली थी, विंग उसे बोलता है, आंटी। मैडम यू मुड़ती है जैसे वो पूछना चाह रही थी कि तुम क्या कहना चाहते हो। विंग बोलता है, क्या प्लीज़ आप कुछ दिनों के लिए वेनिंग को अपने पास रख सकती हैं। मैडम यू बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें खुद को आंटी बोलने देने के बाद तुम मुझ पर ऑर्डर भी देने लगोगे। विंग हंसने लगता है और मैडम यू बोलती हैं, वैसे भी वो मेरे ही पास है, तुम्हें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। दूसरी तरफ लैन चिरेन जा चुका था। लैन सिचन भी वांग जी से बोलता है कि ठीक है, वो भी 1 हफ्ते के लिए लैन सुजोई को अपने पास रखेंगे। सभी के फेस पर स्माइल थी, सभी खुश थे विंग और वांग जी के लिए। अब सभी लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। विंग और वांग जी डिसाइड करते हैं कि वो किसके घर जाएंगे, वांग जी की या विंग की। तो विंग बोलता है कि मेरे घर। वो लोग आ जाते हैं विंग के घर। आज का दिन उनके लिए पूरा थका देने वाला दिन था, इसलिए वो लोग डायरेक्टली घर जाके डिनर विनर करते हैं और डायरेक्ट अपने अपने रूम्स में जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी और विंग कोर्ट जाते हैं, अपने लिए वेडिंग अप्रूवल देते हैं और वेडिंग डेट भी वहीं से फिक्स कर लेते हैं। उन लोगों को 4 दिन बाद की डेट मिली थी अपने वेडिंग के लिए। इन 4 दिनों में उन लोगों ने अपने लिए शॉपिंग की, अपनी फेवरेट प्लेसेस पे गए, अपनी पुरानी मेमोरीज़ को एंजॉय किया। उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो चाहते थे। अब 4 दिन बीत चुके थे बिल्कुल हैप्पीली। आज वो दोनों कोर्ट में थे, उन लोगों की शादी होने वाली थी। कोर्ट मैरिज उन लोगों ने एक नॉर्मल सा ही रिचुअल रखा हुआ था और उसके बाद वो लोग फैमिली डिनर करने वाले थे। लगभग 2 घंटे बाद उन लोगों की शादी की सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हो जाती हैं। अब वो लोग सीधे घर जाते हैं और घर जाके अपने डिनर की तैयारियां करने लगते हैं, क्योंकि आज सभी लोग उनके वहाँ आने वाले थे, सिर्फ लैन चिरेन को छोड़ के, क्योंकि वो अभी भी उन दोनों की शादी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था। अब शाम के टाइम पे सभी लोग आ चुके थे, उन लोगों ने फैमिली डिनर किया, फिर से वो लोग जा चुके थे। अब वो टाइम था जिसके लिए विंग और वांग जी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, यानी कि उनकी वेडिंग नाइट। जैसे ही वो दोनों अपने रूम में एंटर करते हैं, विंग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है। विंग वांग जी को टीज करने लगता है। जैसे ही वांग जी उसके करीब आने लगता है तो वो इधर उधर भागने लगता है। वांग जी पहले उसे पकड़ नहीं पाता है और लास्टली जब वो पकड़ लेता है तो वो डायरेक्टली उसको बेड में पुश कर लेता है। अब वांग जी बिना टाइम वेस्ट किए विंग के ऊपर आ जाता है। उसके फॉरहेड, उसकी आईज, उसके चीक्स, उसके लिप्स, उसकी जॉ लाइन, उसके नेक, उसके ऑल ओवर फेस पे वो किस करने लगता है। फाइनली वांग जी उसके सॉफ्ट स्पॉट को ढूंढ लेता है, यानी कि उसके एयर्स को। इस वक्त वांग जी के भी एयर्स रेड थे। विंग की पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी, वो पूरी तरीके से शाय फील करने लग गया था। वांग जी स्लाइटली अपने हैंड्स को विंग के बॉडी पे रब करने लगता है और उसकी क्लोथ्स को अनड्रेस करने लगता है। बाकी की चीज़ें आप लोग इमेजिन कर लीजिए। इसके साथ वो लोग एक दूसरे को अपना बना चुके थे। फाइनली उनकी ये वेडिंग नाइट भी कंप्लीट हो जाती है। सुबह हो चुकी थी, वांग जी उठ चुका था, लेकिन विंग अभी भी उसकी बॉडी से एकदम लिपटा हुआ था। वांग जी उठता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अपने स्लीपी वॉइस में बोलता है कि ये चीज़ें आज से रूल बन चुकी हैं। वांग जी समझ चुका था कि विंग क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी उसकी बात पे एग्री करता है और उसे उठने के लिए बोल देता है।
और उससे बोलता है कि चलो फ्रेश होते हैं, उसके बाद तुम रूम सही करोगे और मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा ताकि उसके बाद हम दोनों जाके मार्केट से सामान लेके आ जाएं। इस बात पे विंग भी एग्री करता है। वांग जी और विंग दोनों ही एक साथ बात लेते हैं और वो दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं। विंग बेडरूम को क्लीन कर रहा था, अपनी सारी चीज़ें अरेंज कर रहा था, लेकिन उस बेडरूम में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी जिनका वहाँ पे कोई काम नहीं था। तो वो सोचता है क्यों ना इनको वो वैन किंग के रूम में रख दें। वो उन्हें रखने वहाँ जाता है। जैसे ही वैन किंग के कवर्ड को खोलता है तो वहाँ पे उसे कुछ शॉर्ट ड्रेसेस दिखती हैं जो कि वैन किंग पहना करती थी। विंग के माइंड में एक नॉटी थॉट आता है। वो उन्हें पहन के डायरेक्ट किचन में चले जाता है और वो पीछे से वांग जी को आवाज़ लगाता है। वांग जी जैसे ही मुड़ता है तो उसकी आंखें बस खुली की खुली रह चुकी थी। वो विंग को बस देखे ही जा रहा था। अब विंग उसे और भी टीज करने लगता है। वो डायरेक्टली अपने बेयर लेग्स उसे दिखाता है। वांग जी को थोड़ी सी नॉटी थिंग्स याद आती हैं। वो भी विंग की तरफ बढ़ता है। अब विंग को लास्ट नाइट की सारी बातें याद आने लगती हैं। वो धीरे धीरे बैक स्टेप्स लेने लगता है, लेकिन वो जाके किचन काउंटर में टकरा जाता है। वांग जी भी विंग के आगे आ जाता है। विंग अपने पीछे की तरफ मुड़ने लगता है। वांग जी उसके ऊपर की तरफ मुड़ने लगता है और वांग जी स्लाइटली अपने हाथ को विंग के पीछे लेके जाता है और उसने फ़ोन को उसके हाथ पे देते हुए कहता है, व्हीलचेयर तुम ऑर्डर करोगे या मैं ऑर्डर कर दूँ? ये सुनते ही विंग एकदम शॉक्ड रह जाता है और फिर से वांग जी बोलता है, वैसे आज तुम्हारे सिबलिंग्स घर आने वाले हैं तो उनके सामने ये अच्छा नहीं लगा कि तुम व्हील चेयर पर बैठे हो। अब विंग एक हैवी ब्रीथ के साथ बोलता है, लेनजान ये तुम क्या बोल रहे हो? लेनजान बोलता है, अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते तो जाके डायरेक्ट चेंज करो। विंग बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग जाता है और जाके अपनी ड्रेस चेंज कर देता है। अब समय ऐसे ही निकलते जाता है। इवनिंग का टाइम आ जाता है। सभी लोग आ चुके थे। सभी की लाइफ भी हैप्पीली चल रही थी, लेकिन किसी की लाइफ थी जो अभी तक अनकम्प्लीट थी। जैन चैंग म्यान म्यान को देखने लगता है और वो सोचने लगता है कि वो आज तक किस बात की सज़ा म्यान म्यान को दे रहा है। डिनर ख़त्म होते ही जैन चैंग वीवू जान से बोलता है कि उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम आ चुका है तो वो अभी जा रहा है, वो बाद में म्यान म्यान को घर छोड़ दे। म्यान म्यान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन तभी वीवू जान के फ़ोन में एक मैसेज आता है। वो उसे रीड करता है और जैन चैंग की तरफ स्लाइटली अपना सिर हिला देता है सीक्रेटली। समय निकल जाता है। ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे। अब विंग म्यान म्यान से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। म्यान म्यान का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था क्योंकि आज 12 बजे के बाद उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और उसे लग रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी जैन चैंग भूल ही जाएगा। वो वीवू जान से हाँ बोल देती है और वो दोनों ही उसके अपार्टमेंट के लिए चले जाते हैं। विंग उसके अपार्टमेंट के बाहर उसको छोड़ देता है और उससे बोलता है कि चले जाओ। म्यान म्यान बोलती है, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? विंग बोलता है, नहीं, लेनजान मेरा वेट कर रहा होगा। म्यान म्यान उसे स्मॉल सी स्माइल देती है और उसे बाय बोल देती है। अब म्यान म्यान अपने अपार्टमेंट में एंटर करती है तो उसे चारों तरफ बस अंधेरा ही नज़र आता है। उसे लगता है शायद जैन चैंग आज भी घर नहीं आया है, वो अपने ही काम में बिजी है। जैसे ही वो सेंटर में पहुंचती है लिविंग रूम के, तो वैसे ही लिविंग रूम की लाइट्स ऑन होती है और वो अपने चारों तरफ देखती है तो उसे प्यारा सा डेकोरेशन दिखता है। उसके चारों तरफ हार्ट शेप के बलून से डेकोरेट किया गया था और बीच में एक केक रखा हुआ था जिस पे हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ था। उसे लगता है शायद वो सपना देख रही है, लेकिन उसी टाइम पीछे से जैन चैंग आके उसे बैक हक करके बोलता है, आई एम सॉरी म्यान म्यान। म्यान म्यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पलटती है और जैन चैंग को टाइटली पकड़ लेती है। जैन चैंग उससे बोलता है, क्या तुम प्लीज़ मुझे सिर्फ एक मौका दे सकती हो? क्या हमारी शादी को तुम एक मौका दे सकती हो? म्यान म्यान स्लाइटली अपने हेड को हाँ में हिला देती है और उन दोनों के बीच भी एक प्यारा सा मोमेंट्स स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ लांग वांग जी और विंग एक दूसरे को हक किए हुए अपनी बालकनी में खड़े थे और वो उन सारे मोमेंट्स को याद करने लगते हैं जो उनकी लाइफ में आए थे। उन
सारे अप्स एंड डाउन्स को याद करने लगते हैं जो उनकी लाइफ में आए थे। विंग वांग जिसे बोलता है, उन सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी हम दोनों एक साथ हैं आज। और वांग जी बोलता है शायद यही लव पावर है। इसी के साथ हमारा ये FF यहीं पे ख़त्म हो जाता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाइएगा, ताकि मैं और भी ऐसे ही FF आपके लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।